फिर वो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब बेसिकली जो पिछली क्लास में बातचीत हुई थी, तो मूवमेंट्स क्या होते हैं ये हमने समझा थोड़ा सा। अगर वो मीन के अबाउट है तो हमने उन मूवमेंट्स को म्यू आर से दिखाया, और अगर वो किसी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट है तो वो म्यू आर डैश से था। और लास्ट में फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये बातचीत भी हुई थी। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो स्ट्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्यूनेस और कुर्टोसिस बेटा मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको लगता है मैटर कम हो पा रहा है तो कुछ और आप गूगल से भी देख सकते हैं, इन टॉपिक्स को आपको मिल जाएगा। पहले बात समझ में आनी चाहिए बस। तो सिमेट्री अगर कमी है, मैं कल लास्ट में भी कह रहा था, सिमेट्री में अगर कहीं कमी है तो वो स्क्यूनेस है। अब मुद्दा यह है सिमेट्री का मतलब क्या हुआ। सिमेट्री का मतलब है कि कर्व अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है किसी लाइन के अबाउट, जैसे सपोज हम लोग इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लें कि दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, तो ये सिमेट्री है, इसको सिमेट्री कहते हैं। अगर ये एक तरफा झुका हुआ है थोड़ा, लेफ्ट या राइट, तो वो स्क्यूनेस है। ठीक है, स्क्यूनेस समझ में आया। स्क्यूनेस अगर यस। कोई पूछे तो आप कहेंगे लैक ऑफ सिमेट्री। बस सिर्फ ज्यादा लंबा याद नहीं रखना है। लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। इतना क्लियर हुआ। अब इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करें, तो एक बड़े स्टैटिस्टिशियन हुए हैं कार्ल पियर्सन साहब, इनका आप लोग उसमें भी पढ़ेंगे कोरिलेशन में। तो कार्ल पियर्सन ने डिफाइन किया, अब वो नाम जरूरी नहीं है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपने, उसने दो नए पैरामीटर डिफाइन किए बच्चों, और ये पैरामीटर मोमेंट्स की मदद से आए। तो उसने एक तो डिफाइन किया बीटा वन और बीटा टू, मुझे भी याद नहीं है, मैं देख के बता रहा हूँ। बीटा वन है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, इसको कहते हैं म्यू टू है नीचे, हाँ टू साफ नहीं आया लो, तो टू थ्री थ्री टू। और दूसरा याद रखिएगा, हम लोग दोनों को एक साथ ही टॉपिक पढ़े तो लिख लेता हूं मैं, बीटा टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, ये है। और फिर दो यहां से और निकाले हैं उसने, एक गामा वन, वो अंडर रूट ऑफ बीटा वन है, एंड गामा टू वो बीटा टू माइनस थ्री। तो नए पैरामीटर ये हैं गामा और बीटा। इनके पीछे की थ्योरेटिकल डिस्कशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये कर्व की शेप के बारे में बताने वाली चीजें, मैं बीटा वन क्या बताता हूँ वो बता रहा हूँ। बीटा वन आपको लैक ऑफ सिमेट्री बताता है, गिव्स अ मेजर ऑफ, मेजर का मतलब मेजरमेंट, मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री लिख लीजिए। डिपार्चर माने दूर जाना, डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। कितना दूर गया ये आप मैथमेटिकली इससे निकाल सकते हैं। इसी को हम स्क्यूनेस कहते हैं। तो बीटा वन इज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सीधी बात यह है, अगर कोई पूछे कि जो बीटा वन होता है वो बताता क्या है स्टैटिस्टिक्स में, तो आप कह सकते हो मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो इससे पता लगता है।
ठीक हो गया। तो बच्चों बीटा पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर पता लगेगा। और इसमें एक चीज ये भी हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टूनेस अगर निकालना हो तो फॉर्मूले भी हैं। आप क्योंकि बीटा टू और बीटा थ्री निकालने, म्यू टू और म्यू थ्री निकालने पड़ेंगे आपको, वो हमने पढ़े थे। दूसरा ये भी हो सकता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला भी यूजफुल है स्टूडेंट्स में। बच्चों अगर सिमेट्री होगी तो एक चीज ध्यान दीजिए, ग्राफ जो बना हुआ है तो याद रखिएगा, मीन मोड और मीडियन बराबर हो जाते हैं, कॉन्साइड करते हैं। कब कॉन्साइड करते हैं, कब ये तीनों बराबर होते हैं, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। जब सिमेट्री होती है तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा फिर। हम्म। अरे जब सिमेट्री होती है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा। अरे भाई मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों तक। यस सर सर। जीरो। हाँ जीरो होगी, मीन मॉड मीडियन बराबर है कह रहा हूं मैं। जब सिमेट्री होगी तो स्क्यूनेस कहाँ होगी, सिमेट्री ना हो तभी तो स्क्यूनेस हुई। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि मीन निकालिए, मोड निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। लेकिन ये तो अपने आप में कम काम थोड़ी है, तीन तीन चीजें निकाल के यहाँ रखना। इसीलिए बीटा वन वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा, हम वहीं से करेंगे सवाल। तो उम्मीद है आपको स्क्यूनेस थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। इतना आइडिया ही काफी है बच्चों इसमें। मैं हर चीज को उतना वेटेज दे रहा हूं जितना देना चाहिए। दूसरा है कुर्टोसिस, क्योंकि इन पर शॉर्ट नोट लिखने को आते रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ दोनों को नोट्स ढंग से तैयार करना। कुर्टोसिस क्या होता है आप थोड़ा देखते हैं। होता क्या है बच्चों, थोड़ा पहले इधर देखिएगा। कई बार जब ग्राफ बनते हैं तो जैसे ये बैलेंस माना जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि ग्राफ ऐसे ही पहुंच जाता है, बहुत ही ऊपर फिर बहुत नीचे। और कई लोग ऐसे बना देते हैं बिल्कुल फ्लैट टाइप का। तो उम्मीद की जाती है कि ग्राफ बहुत ज्यादा ना तो ऊपर उठ जाए ना बहुत ज्यादा नीचे आए, थोड़ा मतलब चलेगा। अब पता लगा किसी ने ऐसा बना दिया बच्चों, वो भी अच्छा नहीं लगता, इस टाइप का। कई लोग बिल्कुल पतला बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मतलब फ्लैट हो रहा है। तो कुर्टोसिस आपको ये बताता है कि ये जरूरत से ज्यादा उठा हुआ है या बैठा हुआ है, इसमें ये प्रूफ होता है। तो कुर्टोसिस के लिए बीटा टू आपका था। तो अभी हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि उसके लिए सबसे बेहतरीन जो समझने के लिए होता है चीजों को, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मल में हम बाद में जाएंगे, पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तब नॉर्मल में आएंगे। तो बस इतना समझिएगा कि जरूरत से ज्यादा अगर उठ रहा है ग्राफ या जरूरत से नीचे बैठ रहा है तो इनमें इनके नाम है बड़े उटपटांग है। एक प्लेटिकोटिक है, प्लेटिकोटिक, और एक है लेप्टोकोटिक। बच्चों ये जो ज्यादा ही नीचे बैठ जाता है तो ये प्लेटिकोटिक कर्व है, और जो ज्यादा ही उठ जाता है सबसे ऊपर तो ये लेप्टोकोटिक हो जाता है। मतलब कुछ हाइट जरूरत से ज्यादा एबनॉर्मल लगती है अगर आपको, तो लेप्टोकोटिक है, इस तरह से चलती है। और अगर वो काफी बैठा, जरूरत से नीचे ड्राफ बैठा हुआ है तो वो प्लेटिकोटिक। स्टोर कितना है उसके लिए बीटा टू है, मैंने पिछले पेज में आपको लिखाया भी है। और मुझे लगता है इन पे थोड़ा सवाल कराया जाए तो ज्यादा हो सकता है चीजें समझ में आ जाए।
क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन of a distribution about the value 4, about the value 4 are minus 1.5, 17, minus 30, 108. Find the moments about the mean, about the mean and beta 1 and beta 2। चलिए ये सवाल है, इसको ट्राई करते हैं। तो जो दिया गया है वो क्या है? म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 है या डैश है? सर डैश। डैश है। ठीक हो गया, तो कितना? माइनस 1.5, म्यू 2 डैश 17, म्यू 3 डैश माइनस 30 और म्यू 4 डैश 108। लो जी, ये हो गया। अच्छा बच्चों, इधर आप म्यू 1 निकालेंगे। म्यू 1 कैसे निकालते हैं? म्यू 1 कितना होता है, पढ़ा है किसी ने? म्यू 1 हमेशा 0 होता है। म्यू 2 क्या था, कोई बताएंगे? म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 डैश माइनस 1.5। नहीं, म्यू 2 का स्क्वायर नहीं, म्यू 1 डैश स्क्वायर होगा। अरे भाई यही होगा, 17 माइनस 2.25, तो 0.75, 14.75, ये म्यू 2 आ गया। म्यू 1 यही होता है, कंफर्म है बच्चों? म्यू 3 कितना होगा, कोई बता सकते हैं? म्यू 3 डैश फिर माइनस 3, म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। सर होल क्यूब है। होल क्यूब है। अरे हाँ ठीक है। तो म्यू 3 डैश आपके पास -30, -3, म्यू 2 डैश 17, म्यू 1 डैश -1.5 +2, म्यू 1 डैश -1.5 का होल क्यूब। तो मैं इसको सीधे उठा रहा हूँ यहाँ से, तो म्यू 3 इक्वल टू आ गया है 39.75। कैलकुलेशन है, बाकी छोड़िए, ये निकाल दिया हमने। म्यू 4 हमने कल लिखा नहीं था, मैंने सोचा आप लोग कर ही लेंगे। अब लिख लो म्यू 4 डैश -4, म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश +6, म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर -3, म्यू 1 डैश की पावर 4।
सारी वैल्यू आपको दे रखी है, उसे रख लीजिएगा। तो ये है 142.3। तो हमने चारों मोमेंट्स निकाल दिए पहले, तो मेन क्या ये सीखा हमने। अच्छा बच्चों बताओ बीटा वन कितना है? μ3 स्क्वायर अपॉन μ2। μ3 कितना है? 39.75 का स्क्वायर। μ2, μ2 ये है, तो ये आ गया 14.75 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 0.4926। ऐसे ही बीटा टू, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर 142.3, μ2 14.75 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 0.6543। तो इस तरह से करेंगे, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? कैलकुलेशन है केवल। अरे भाई समझ कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म, तो क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा। हमारी यूनिवर्सिटी कई चीजें उतना नहीं पूछती, तो थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाता है तो काफी है। अब इसमें जो सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं मैं एक तरफ से, जो जो चीजें आपको आनी चाहिए, तो जो नेक्स्ट चीज आनी चाहिए बच्चों आप लोगों को, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा मैं इसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ अभी। आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। और इतना आसान तरीके से है, मैं आपको एश्योर करता हूँ आप उसे 3 या 4 दिन में अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो कवर कर दोगे पूरा। उतना पढ़ने के बाद बच्चों एक चीज एश्योर कर सकता हूँ कि आपको वास्तव में प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, आप ईमानदारी से अगर करेंगे तो। वो 12वीं के बच्चों के लिए मैंने बनाई थी प्लेलिस्ट, उनको पढ़ाते हुए। और वो आप लोगों के लिए भी उतना ही यूजफुल है, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको जो चीजें समझ में आती हैं, इवेंट इसको कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होती है, और उनके एप्लीकेशन कैसे कैसे हैं, वो काफी इंजॉयबल है। ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि जब पढ़ाई रखा है मैंने ही पढ़ाना है, तो वो सब है आपके पास। वॉलेट प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी नाम से। अब मैं उससे आगे आता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उससे अगला चैप्टर जो आपको अब आना चाहिए मैं उसे आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसका नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। तो अब इसे हम छोड़ देंगे। जो उसके बाद आपको आना चाहिए, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके बाद जब एक्सपेक्टेशन आप सीख लेंगे, तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनका किसी का एमजीएफ निकालो, किसी का कुछ, सब चीजें एक साथ आ जाएंगी फिर। तो ये एबीसीडी चल रही है सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट में होता है, कुछ फाउंडेशन आपको तैयार करनी पड़ती है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है उनको देखिएगा। सपोज आपके पास कोई वेरिएबल है, उसको हम कैपिटल एच से दिखाते हैं, उसकी ये वैल्यूज मान सकते हैं कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, और हो सकता है xn लास्ट में।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन होने की प्रोबेबिलिटी मान लो P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, और इसकी Pn प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है सारे प्रोबेबिलिटीज बराबर भी हों। प्लीज ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी जब किसी भी इवेंट की आप लोगों को पढ़ाई गई होगी, तो वो 0 से 1 के बीच पढ़ाई गई होगी हमेशा। आप चाहें तो सॉरी, इसको कैपिटल P कर देना चाहिए, ये स्मॉल p ही ठीक है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, वो 0 से नीचे नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ? सर वो हो ही नहीं रहा है। असंभव घटना है, उसके कोई चांस नहीं है। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब 100% 100%। गारंटी है। 100% श्योर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सही बताएं, हमारी जिंदगी की अधिकतर घटनाएं जो है इन दोनों के बीच में होती हैं। लाइफ हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होती है। दो तरह की घटनाएं होती है, एक डिटर्मिनिस्टिक, एक प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जिसमें श्योर कह सकें आप ऐसा होगा, या श्योर कह सकें ऐसा नहीं होगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी 0 1 वाले केस हुए एक्सट्रीम। बाकी सब प्रोबेबिलिस्टिक ही है लाइफ में सारा कुछ। और क्वांटम और क्लासिकल का डिफरेंस भी बच्चों यही है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का। क्लासिकल कहती है इससे कम में ऐसा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा में ऐसा ही होगा टाइप का। क्वांटम कहती है ना, प्रोबेबिलिटी, हर चीज की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी मत लिया करो। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग फर्श पे घर में पोछा लगाते होंगे, तो लगाना भी चाहिए, सबको लगाना चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, घर में साफ सफाई है। पोछा लगाया तो थोड़ी देर में पानी सूख जाता है, पानी भाप बन गया, उड़ गया। अब हमने क्लासिकल मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में ही पानी भाप बनता है। तो आपके कमरे का टेम्परेचर 100 है क्या अभी, सुबह, आजकल? नो सर। कभी भी नहीं। आपको कई बार लगेगा कि अच्छा ये प्रोबेबिलिस्टिक है, जो क्वांटम में हम बड़े गर्व से कह सकते हैं ना, वो बेवकूफी वाले सिंबल है। क्वांटम आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी की ओर ले जाती है। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक आनी चाहिए, और भी चीजें आनी चाहिए, उनमें से एक ये भी है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जीवन में डिटर्मिनिस्टिक बहुत कम होती हैं घटनाएं, प्रोबेबिलिस्टिक ही होती है, मतलब चांसेज हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कोई गारंटी कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हमने एक्स टी ये वैल्यूज ले ली, अब प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी घटना अगर होती है बच्चों, तो जो सिग्मा पी आई, आई फ्रॉम 1 to n है, ऊपर वाली घटना में देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? P1 P2 से लेकर Pn तक इन सब का सम कितना आना चाहिए? 1। तभी तो प्रोबेबिलिटी हुई। तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू होगा P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस एंड सो ऑन Pn x n, अपॉन ये मीन लेने ही हुआ। एक्सपेक्टेशन मीन ही लेना होता है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn। लेकिन डिनोमिनेटर तो 1 है, तो आप क्या इसको सिग्मा पी आई एक्स आई कर सकते हैं, 1 to n। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ इवेंट, किसी घटना की क्या एक्सपेक्टेशन है मैथमेटिकली, ये अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तो। मैं समझा पाया? यस सर। हम्म। तो कोई भी घटना की अगर एक्सपेक्टेशन पूछी जाए, तो आप सीधे यहां रख दीजिए आप,
बस एच टी। तो आपके आ गए। और अगर आप पी को, इफ पी आई इज रिप्लेस्ड बाई एफ आई, आपने अभी तक फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी ना शुरू में, बाई एफ आई, देन तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो क्या बन जाएगा बच्चों? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ना। तब ये क्या हो जाएगा? अरे भाई नीचे सिग्मा पी आई था। अब प्रोबेबिलिटी में तो सब, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन इन जनरल सारी फ्रीक्वेंसीज का सम वन थोड़ी होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सपेक्टेशन का काफी नजदीकी रिश्ता है। जिस समय डिनोमिनेटर वन हो जाएगा उस समय एक्सपेक्टेशन एक्स बार बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर आपके पास सिग्मा एफ आई वन हो गया तो उस समय ऐसा हो जाएगा। चलिए, मैं, एक तो एक्सपेक्टेशन हमने सीखा इसमें, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। वेरिएंस कैसे निकालें फिर? अब दूसरा आएगा वेरिएंस। हम इसको अब शॉर्ट में वेरिएंस एड्स कहेंगे। तो ये जो होता है ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बचेगा फिर। अब स्टैंडर्ड है क्योंकि एफ सारी, एफ का तो सम वन हो गया, तो ये इतना बचेगा आपके पास। आप चाहें तो एक्सपेक्टेशन में आप ऊपर वाले फॉर्मूले पर रखिए जो जस्ट ऊपर लिखा है मैंने, ये सिग्मा पी आई, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स टी जो एक्स आई भी लिख सकते हो, का स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होगा। वेरिएंस क्या होता है मालूम है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ा था हमने कहीं? अरे भाई कहीं पढ़ा कल? आप लोगों में रिस्पॉन्स बहुत ही कम लोग देते हैं कहीं कहीं। चाहते हैं कि बस मैं बोलता रहूं, आप प्रथा जैसी सुनते रहें, बस हो गई। हम्म। कुछ फंडामेंटल चीजें, जैसे के पास मान लेते हैं 5x कहीं पर आ गया, एक्स टू द पावर आर, तो ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ आर कितना लिखेंगे? समेशन पी आई एक्स आई टू द पावर आर। वही है पी आई, और जो एक्स है बस वो लिख दो। दूसरा पॉइंट, आरथ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, पॉइंट ए इज म्यू आर डैश अबाउट ए। अगर ऐसा निकालना है तो बच्चों इसको एक्स माइनस ए टू द पावर आर कर लो। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से सोचो, सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर, ये हो जाएगा। अगर ये मीन के अबाउट होता तो एक ही जो एक्स बार आया था, तो फिर म्यू आर हो जाता। तो अगर मैं ये लिख दूं आर एफ मोमेंट अबाउट द मीन, एक्स बार इज, तो बताइए प्लीज आप क्या लिखेंगे, म्यू आर या म्यू आर डैश? सर म्यू आर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, सम पी आई एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर आर, ये हो जाएगा। वेरिएंस मैंने शायद पहले ही आपको बता दिया था, तो वेरिएंस कितना होगा। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
हाँ भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो एक्सपेक्टेशंस में बच्चों आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं, काफी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। जैसे एक छोटा सवाल दे रहा हूं मैं। आप एक बात बताइए, हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो की डाइस है, उसमें लूडो में क्या क्या नंबर आ सकते हैं बच्चों? 4, 5, 6। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, कोई बताएंगे? 1 आने की चांस क्या होते हैं लूडो की डाइस में? लूडो की जो डिक्टी सर खेलते वन हैं। बाई सिक्स। 1/6। 2 आने की? 1/6। जिसका नेटवर्क खराब हो वो बोलने की कोशिश कर रही है, जिनका सही है वो चुप बैठे हुए हैं। ये सभी के चांस, लूडो अगर आप खेल रहे हैं तो सब लोग जानते होंगे कि डाइस में सबके चांस बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलूं तो आप कितना लिखेंगे? P1 X1 कितना होगा? 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6, 5 × 1/6, 6 × 1/6। क्या करना चाहिए मुझे? 1/6 कॉमन ले लूं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना आता है भाई ये? सिग्मा 6। सिग्मा n कितना होता है? निकाल ही लोगे यार, ये क्या समझ आ रहा है? तो ये 7/2 आपका एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो 7/2 हो जाएगा। अगर आप वेरिएंस पूछें, हाँ इधर मुझे एक फॉर्मूला और लिखा देना चाहिए था लेफ्ट में। वेरिएंस ऑफ एक्स, ये ज्यादा इजी सवाल फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से क्लियर होगा आपको, क्योंकि उसी का स्क्वायर वेरिएंस है। तो प्लीज अगर मुझे वेरिएंस भी निकालना हो इस सवाल का, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों। एक्सपेक्टेशन तो निकाल दी 7/2 या 3.5, 3.5। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x² क्या होगा? ये सबसे ऊपर देखो यार, इसे देख के बोल दो। P1 प्रोबेबिलिटी 1/6 × 1² प्लस अगली प्रोबेबिलिटी 1/6 × 2² प्लस 1/6 × 6²। तो 1/6 कॉमन, सिग्मा 6²। सिग्मा n² मालूम है किसी को? n+1, 2n+1/6। एन की जो 6 रख लो, तो 6 + 1 2n, मतलब 13/6। तो 6 से 8 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 इंटू 13, 7 × 13 कितना होता है बच्चों? 90, 91। 91/6। तो अब बताओ वेरिएंस एक्स कितना होगा? फॉर्मूला E(x²) 91/6 माइनस E(x) का होल स्क्वायर 49/4। और इतना ही हुआ। तो 12 182, 3 × 49 कितना हुआ? 147। 35/12, ये वेरिएंस। ये वेरिएंस है। सिंप्लीफाई कर लो, 3
इससे थोड़ा सा कम है, 2.9 के आसपास। ठीक है। क्या मैं समझा पाया? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अगर सवाल आ जाएगा तो कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं बच्चों, अभी छोटी छोटी, तो उनको प्रूफ करते हैं अगले लेक्चर में। आप 8:50 पे जुड़िएगा।